नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे, जो कि भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में इन्हें आयरलैंड से लिया गया है। प्रश्न नंबर हमारा 1 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। यानी कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, और रूस से मौलिक कर्तव्य, और फ्रांस से गणतंत्र। तो आयरलैंड हमारा करेक्ट आंसर। तो आंसर बी हमारा करेक्ट आंसर। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं हमारे संविधान में। तो आयरलैंड हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। दूसरा हमारा प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 के अंदर मौलिक जो अधिकार है हमारे आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आते हैं, और भाग 4 के अंदर हमारे नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 के अंदर हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं। तो भाग 4 हमारे लिए करेक्ट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का, भाग 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो 36 से 51 के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? यानी कि उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा था, उनका क्या उद्देश्य था? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व उन संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? तो आर्थिक सिद्धांत है इसमें, सामाजिक सिद्धांत है इसमें, प्रशासनिक सिद्धांत है इसमें। यानी कि आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक सिद्धांत, तीनों प्रकार के सिद्धांत हमारे नीति निर्देशक तत्व के अंदर अंतर्निहित हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राज्य के नीति निर्देशक को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य था लोक कल्याणकारी, यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए ही नीति निर्देशक सिद्धांत को हमारे संविधान में लागू किया गया, संविधान में लिया गया। क्वेश्चन 7 है हमारा, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे का उद्देश्य क्या है, या क्या उद्देश्य हैं? तो देखिए, इसमें सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो हमारा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका उद्देश्य था राज्य के निर्देश। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा? क्यों कहा था? क्योंकि नीति निर्देशक जो तत्व है ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, ये राज्य की जो संसाधनों के ऊपर निर्भर करता है। तो ये कहा था के टी शाह ने यूँ कहा था कि नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक है। यानी कि राज्य की क्या संसाधन है, उसी के आधार पर नीति निर्देशक तत्व जनता को दे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? यानी कि मौलिक अधिकारों से ज़्यादा प्रभावशाली नीति निर्देशक तत्व हैं। यह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो है, उसने नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनको मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ कि मौलिक अधिकारों की अपेक्षा हमारे नीति निर्देशक तत्व अधिक प्रभावी हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। हमारा प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है?
तो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है हमारे मूल अधिकार तो नहीं देते, मूल कर्तव्य भी नहीं देते। नीति निदेशक तत्व और नागरिकता, तो नीति निदेशक तत्व हमारा करेक्ट आंसर है। ये समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देते हैं। क्वेश्चन 11 है हमारा, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, यानी कि संविधान में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदेश किस में दिया जाता है? तो नीति निदेशक तत्व में लोक कल्याणकारी या कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का आदेश दिया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 11 का। नीति निदेशक सिद्धांत है, तो नीति निदेशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार उपरोक्त में इसको, तो वाद योग्य नहीं है। तो नीति निदेशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, यानी कि इनको लेकर हम कोई न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। ये राज्य के संसाधनों के ऊपर निर्भर करते हैं। राज्य के पास जो उपलब्ध संसाधन है उसके अनुसार नीति निदेशक सिद्धांत लागू होते हैं। क्वेश्चन 13 है हमारा, नीति निदेशक तत्व का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सशक्त विपक्ष पर, तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, यानी कि सरकार के पास क्या संसाधन उपलब्ध है उसके ऊपर नीति निदेशक तत्व निर्भर करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नीति निदेशक का क्रियान्वयन सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करेगा। क्वेश्चन 14 हमारा, मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्या अंतर है? तो देखिए, राज्य के नीति निदेशक तत्व बंधनकारी हैं और राज्य के नीति निदेशक तत्व वाद योग्य हैं, जबकि मूल अधिकार नहीं। मूल अधिकार वाद योग्य, यानी कि मूल अधिकार को लेकर हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है, यानी कि नीति निदेशक तत्व को लागू कराने को लेकर हम कोर्ट की शरण में, न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ये राज्य सरकार के जो उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ही लागू होते हैं। तो मूल अधिकार वाद योग्य हैं, जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्व नहीं है, वाद योग्य नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निदेशक तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, वे एक दूसरे के पूरक हैं, वे परस्पर विरोधी हैं। तो वे एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ। 16वां हमारा प्रश्न है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है, यानी कल्याणकारी राज्य की जो निर्देश है किसके अंदर निहित है? तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्व में निहित हैं कल्याणकारी राज्य के निर्देश। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, नीति निदेशक तत्व को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कुछ का हो सकता है। नीति निदेशक तत्व को क्रियान्वित करने के लिए कुछ मूल अधिकार है, उनका हनन हो सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। कुछ मूल अधिकारों का हनन हो सकता है नीति निदेशक तत्व को लागू करते समय। प्रश्न संख्या 18 है हमारा, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंदर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करने के तो राज्य के नीति निदेशक तत्व, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी राज्य के नीति निदेशक तत्व। 19वां हमारा प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन ये हमारे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का अंग है और ये हमारे अनुच्छेद 44 के अंदर आता है। अनुच्छेद 44 समान आ रहा तो 4+4 यानी कि 44 में 2 बार 4 आ रहा तो दोनों समान संख्या है, तो इससे आप याद रख सकते हैं समान वेतन समान कार्य के लिए। तो 44 आर्टिकल 44 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान में निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य के प्रावधान है? यानी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया है, किस अनुच्छेद के अंदर किया गया है? तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है, उनमें न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक कर दिया गया है। तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत इसमें आएगा कि न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। 21वां हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए,
यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, इसके लिए नीति निर्देशक सिद्धांत को, नीति निर्देशक तत्व को हमारे संविधान में लागू किया गया है, सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो राज्य लोक कल्याणकारी कल्याण की संकल्पना हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, यानी कि ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित की गई है लोक कल्याणकार की या लोक कल्याण की संकल्पना। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो आर्थिक न्याय की बात हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में होती है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय की बात करता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ। संविधान का कौन सा अंग नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना ये बिल्कुल है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना नीति निर्देशक तत्व में आता है। बी जो हमारा 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, तो 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। और गोवध निषेध ये भी आता है। निजी संपत्ति की समाप्ति, तो निजी संपत्ति की समाप्ति नहीं आता है हमारे नीति निर्देशक तत्व में। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। निजी संपत्ति की समाप्ति इसकी बात हमारा ये नहीं करता है, नीति निर्देशक सिद्धांत इसकी बात नहीं करता है। गोवध निषेध की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन की बात करता है, 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। ये हमारे अनुच्छेद 45 के अंदर है, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। और 51 के अंदर है अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना, और ये हमारे नीति निर्देशक तत्व के अंग हैं। तो निजी संपत्ति की समाप्ति इसमें नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या नहीं है? तो वैज्ञानिक मनोभाव का विकास का, तो वैज्ञानिक पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणी का आर्थिक हित को बढ़ाना, ये इसमें आता है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, ये है। तो वैज्ञानिक मनोभाव का विकास इसमें हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। वैज्ञानिक मनोभाव का विकास की बात हमारा नीति निर्देशक तत्व नहीं करता है। तो पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना इसकी बात करता है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल हैं? यानी कि नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? यानी कि नीति निर्देशक तत्व में तो हैं और मूल अधिकार में नहीं। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन मूल अधिकार में भी आता है, आने जाने की स्वतंत्रता भी आता है, धर्म की स्वतंत्रता, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। तो कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन केवल हमारे नीति निर्देशक तत्व के अंदर शामिल हैं। ये हमारे मौलिक अधिकार या मूल अधिकार में इनका उल्लेख नहीं है। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। 27वां हमारा प्रश्न है, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है। तो समाजवादी किसको माना जाता है? ग्राम पंचायतों की स्थापना, यानी ग्राम पंचायतों की स्थापना को समाजवादी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। और ग्राम पंचायतों की स्थापना अनुच्छेद 40 के अंदर आती है, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना। नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांत में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो गांधीवादी सिद्धांत कौन सा है? गांधीवादी सिद्धांत आता है ऑप्शन बी हमारा, स्वशासन के प्रभावी एक लोक के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, यानी ग्राम पंचायत के संगठन की बात करता है हमारा गांधीवादी सिद्धांत। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। 29वां हमारा प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो इसका महत्व किसके लिए? राज्य के लिए है। क्यों नीति निर्देशक तत्व किसके लिए? राज्य के लिए है, यानी कि राज्य क्या प्रोवाइड करेगा अपनी जनता को। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो भारत के किस राज्य में समान नागरिक? तो गोवा के अंदर, यानी कि गोवा ऐसा राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता कानून लागू हैं। तो ऑप्शन डी हमारा
करेक्ट आंसर। 31वां प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा यानी कि RTE की बात करता है। 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के अंदर RTE आता है, राइट टू एजुकेशन। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। 32वां हमारा प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो ये कैसे भिन्न है? देखिए ऑप्शन सी पढ़िए, इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। यानी कि हमारा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान की कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ उसमें नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई। तो 42वां संविधान संशोधन किसके अंदर है? ऑप्शन बी के अंदर। तो हमारा जो ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर है। 34वां हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना हमारे अनुच्छेद 38 के अंदर यानी कि आर्टिकल 38 के अंदर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और इसके अनुच्छेद 38 के अंदर निहित है, वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 35, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये संविधान के जो अनुच्छेद 39 का या 39A के अंदर निहित है। 39 का अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान, अनुच्छेद 39A। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का। 36वां हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को गठित या संगठित करने का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है अनुच्छेद 40। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर यानी कि ग्राम पंचायतों का गठन। 37वां प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। तो हमने पहले ही बताया समान आ रहा है तो अनुच्छेद 44 यानी कि इसमें 4 और 4 दोनों समान है। तो अनुच्छेद 44 हमारे भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात करता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर, भारतीय एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44। 38वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख है? तो न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक है अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। यानी कि जो न्यायपालिका है, जो जुडिशियल्स मामले हैं वो कार्यपालिका से पृथक है। तो आर्टिकल 50 अनुच्छेद 50 ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। 39वां प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन की बात करता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय। 40वां हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो निम्न दुर्बल वर्ग को शिक्षा प्रदान की गई है अनुच्छेद 46 के अंदर। तो आर्टिकल जो 46 है, निम्न दुर्बल वर्ग को शिक्षा सुरक्षा प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 46 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का। इस प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? यानी कि काम मांगने का अधिकार। तो काम मांगने का अधिकार अनुच्छेद 41 के अंदर आता है। आर्टिकल 41 काम मांगने का अधिकार या काम करने का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 41। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर अनुच्छेद 41 काम का अधिकार। यानी कि हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है हमें अनुच्छेद 40 क्या करता है? ग्राम पंचायतों का गठन। तो यानी कि ऑप्शन ए को 1 से मैच कीजिए। बी कहता है अनुच्छेद 41 का संबंध है काम
करने का अधिकार, बिल्कुल काम करने का अधिकार है। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? समान नागरिक संहिता, यानी कि अभी मैंने पहले बताया 4+4 यानी 4 दोनों समान अंक है, तो समान नागरिक संहिता की बात करता है। तो सी को सी से मैच कीजिए, तो ये भी सामने ही है। अनुच्छेद 48 पशुपालन यानी कि कृषि एवं पशुपालन का गठन, यानी कि कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना, यह आर्टिकल 48 में बात करता है हमारे नीति निर्देशक तत्व के अंदर। तो इस प्रकार से ए का फर्स्ट है, बी का सेकंड है, सी का थर्ड है, डी का 4 है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 42 का, क्योंकि ए फर्स्ट से मैच कर रहा है, बी सेकंड से मैच कर रहा है, सी थर्ड से और डी 4 से। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का। 43वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व में कौन सा शामिल है? तो मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का निषेध, तो ये हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर आता है, तो नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है। तो ए तो हमारा गलत हो गया, बालात श्रम मौलिक अधिकार की बात करता है। दूसरा हमारा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध, यानी कि ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो ही गया। ऑप्शन बी क्या करता है? मादक पेय यानी कि शराब वगैरह है उसके निषेध की बात करता है, हानिकारक पदार्थों की यानी कि उनकी हानिकारक, तो ये अपन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये नीति निर्देशक तत्व में शामिल है, शराब पर निषेध की बात करता है। तो इसमें हमारा जो दूसरा नंबर है केवल 2 हमारा करेक्ट आंसर है। 44वां हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो मद्य निषेध है, काम का अधिकार है, समान कार्य है तो समान वेतन है, सूचना का अधिकार। तो देखिए जो सूचना का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है, जबकि मद्य निषेध शामिल है, काम का अधिकार है, समान कार्य है तो समान वेतन भी शामिल है। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 45 है, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो शराबबंदी हमारे जो आर्टिकल 47 यानी कि धारा 47 के अंदर, अनुच्छेद 47 के अंदर निहित है या निर्देशित की गई है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। धन्यवाद मित्रों।